गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ सितंबर के करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 और शुरुआत करेंगे वेरियस टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 2B के बारे में, डिसेबिलिटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन है, देन अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर 2 क्वेश्चन हमने बनाए, देन एटियोकोपाकाटोइस के ऊपर भी हम यहाँ पे एक आर्टिकल था तो डिस्कस करेंगे इसे, काउकास 2020 को डिस्कस करेंगे, इंडिया रशिया के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज करी जाती है इसको भी देखेंगे, देन यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं, डीपीएसपी को देखेंगे और फाइनली पीएम यशस्वी स्कीम जो है इसको डिस्कस करेंगे एंड देन रिवाइज करेंगे। शुरुआत करते हैं कोटेशन के साथ। नो वन कैन गिव यू हार्ट, नो वन कैन गिव यू डिसिप्लिन, नो वन कैन मेक यू अनस्टॉपेबल। दीज आर द थिंग्स यू मस्ट डिसाइड फॉर योरसेल्फ, बट मेक नो मिस्टेक, इट्स अ डिसीजन, इट्स नॉट अ जेनेटिक गिफ्ट, इट्स अ माइंडसेट। तो कहा जा रहा है कि देखिए, हार्ट दैट इज योर करेज, योर डिसिप्लिन, यू बीइंग अनस्टॉपेबल, ये सब चीजें जो आती है ना ये आपके डिसीजन से आती हैं। ऐसा नहीं है कि आप इन सब चीजों के साथ पैदा होते हो। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अपनी लाइफ के आप ये डिसीजन ले सकते हो कि अब मुझे डिसिप्लिन होना ही होगा। तो यहां पर हम डिसिप्लिन के ऊपर पहले भी काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक है मूवी देखने का ऑप्शन और एक है जो आपका एक चैप्टर लक्ष्मीकांत की बुक में बचा हुआ है वो देखने का ऑप्शन, वो रिवाइज करने का ऑप्शन या फिर वो एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने का ऑप्शन। तो यहां पे 2 ऑप्शन आपके सामने है। अब आपका जो डिसिप्लिन होगा ना वही ये चीज डिटरमिन करेगा कि आपको सही चीज करनी है या फिर इजी चीज करनी है। और लाइफ में बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहां पे आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे कि जहां पे आपको 2 चीजों के बीच में चूज करना पड़ेगा, इजी थिंग एंड द राइट थिंग। और जितनी बार भी आप राइट थिंग को चूज करेंगे ना और इजी चीज को इग्नोर करेंगे उतना आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और ये सब चीजों को चुनना कोई जेनेटिक्स से नहीं आता है, आपके बाय बर्थ नहीं होता है आपके अंदर कि आपके पेरेंट्स के अंदर था तो आपके अंदर है। डिसीजन इज समथिंग, डिसिप्लिन इज समथिंग जो आप अपनी लाइफ में कभी भी चूज कर सकते हो। इट्स अ माइंडसेट, ये आपको कल्टीवेट करना पड़ता है अपने अंदर ताकि जो इजी चीजें हैं उसके लालच के अंदर आप आके ना फंसे, राइट डिसीजन ले जो आपको करना है। चलिए न्यू मेंबर्स को वेलकम कर लेते हैं। तो काफी सारे मेंबर्स ने ज्वाइन किया है, कीर्ति रेड्डी ने ज्वाइन किया है, रुमाना मोहम्मद ने, राकेश यादव, सिद्धार्थ सिंह एंड मीनू हिमाचल। वेलकम ऑल टू नेटमॉक फैमिली। यहां पे एक बार मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। देखिए 6 या 6 से ज्यादा अगर आप स्कोर करते हैं तो 24 आवर्स में एक बार इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। लेकिन लेस देन 6 स्कोर किया है आपने, इट मींस जो आपका कट ऑफ है, कट ऑफ से लेस मार्क्स आए तो इसे इमीडिएटली रिवाइज कर लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुन लीजिएगा, चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एटिकोपाकाटोइस के बारे में पूछा गया। एटिकोपाकाटोइस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। 3 स्टेटमेंट दे रखी है। पहली कहती है एटिकोपाका इज ए स्मॉल विलेज ऑन द बैंक्स ऑफ वराह रिवर इन कर्नाटका। तो एटिकोपाका जो है एक छोटा सा विलेज है जो कि वराह रिवर पे फॉल करता है कर्नाटका के अंदर, हो सकता है। इन 2017 द ट्रेडिशनल एटिकोपाका टॉयज एक्वायर्ड अ जीआई टैग। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो टैग होता है वो इसे 2017 में ही मिल गया था, हो सकता है। टॉयज आर मेड ऑफ टेराकोटा। अगर हम इन खिलौनों की बात करें तो ये टेराकोटा के बने होते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अभी इसको लेके एक आर्टिकल था न्यूज़पेपर के अंदर, क्योंकि हमारे जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि जो इंडिजिनस टॉय मेकिंग है हम उसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर के कहने पर जो इंडिजिनस टॉय मेकिंग है वो इंट्रोड्यूस करी जाएगी कला उत्सव के अंदर, ठीक है। अब कला उत्सव के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इससे होगा क्या, बेसिकली एक तरीके से हमारी जो आर्ट है, एक कल्चरल एस्पेक्ट जो है आप उसको एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे हायर एंड सेकेंडरी स्टूडेंट्स जो होंगे वो ऑप्ट करेंगे यहाँ से। अगर बात करी जाए जो फैक्ट्स यहाँ पे वेरियस स्टेटमेंट्स में दिए गए हैं उसके बारे में, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि एक स्मॉल विलेज तो है जो कि वराह रिवर पे फॉल करता है, लेकिन इट इज इन द विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में फॉल करता है, कर्नाटका में नहीं। इसी वजह से पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। इन 2017 क्या इसको जीआई टैग मिल गया था? यस, 2017 के अंदर ही जीआई टैग जो है वो दिया जा चुका है। और ये जो टॉयज होते हैं ये टेराकोटा के नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट वुड के बने होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी वजह से पहली तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ इस तरीके से ये जो टॉयज है एटिकोपाका टॉयज इस तरीके से दिखते हैं, हम देख सकते हैं। और न्यूज जो थी वो भी मैंने आपको कला उत्सव को लेकर बता दिया।
अब अगर इसे मेन से कनेक्ट करना हो, देखिए मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि हम काफ़ी जगह पर वेरियस टॉयज क्लस्टर जो है वो बनाने की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि चन्नापटना करके जो जगह है वो न्यूज़ में थी कर्नाटका के अंदर, कोंदापल्ली कृष्णा इन आंध्र प्रदेश ये भी न्यूज़ में थी, थांजौर जो कि तमिलनाडु में फॉल करता है वो जगह भी न्यूज़ में थी। और अगर हम उत्तर प्रदेश में वाराणसी की बात करें, ये ऐसी जगह है जिनको टॉय क्लस्टर के तौर पर उभारने की बात करी जा रही है। साथ में ही जो टॉय की पूरी इंडस्ट्री है ग्लोबल लेवल पे अराउंड 7 लाख करोड़ की है, तो इकोनॉमी परस्पेक्टिव से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपको एक और चीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए कहूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई थी, हमने उसमें डिस्कस किया था कि कैसे लर्निंग को हम प्ले के साथ कनेक्ट करेंगे, कैसे खेलते खेलते बच्चों को सिखाना है। तो वहां पर भी इन टॉयज को यूज किया जा सकता है कि इस तरीके के टॉयज जो है वो डिजाइन किए जाएं ताकि लर्निंग जो है वो आसान हो जाए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जब क्वेश्चन होगा तो आप इस तरीके से 2-3 टॉपिक्स को इंटीग्रेट करके आंसर लिखेंगे तो वो आपका आंसर काफी यूनिक होगा, वहां पर अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे मेंस के अंदर, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर गाइडलाइंस फॉर एक्सेस टू सोशल जस्टिस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। तो अभी यूनाइटेड नेशंस की कुछ गाइडलाइंस जो हैं उसके बारे में बात करी जा रही है। यहाँ पे कौन कौन सी गाइडलाइंस ऐसी है जो कि पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर प्रिस्क्राइब करी गई है। तो यहाँ पे पहली है, ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैव लीगल कैपेसिटी। जितने भी पीडब्ल्यूडीज हैं उनको लीगल कैपेसिटी में, यहाँ पे लीगल कैपेसिटी जो है वो दी जाएगी, एम्पावर किया जाएगा। दे हैव द राइट टू अप्रोप्रिएट प्रोसीजरल एकोमोडेशंस। तो उनको एक प्रोसीजरल एकोमोडेशन देने के लिए, अप्रोप्रिएट एकोमोडेशन देने का भी यहाँ पर राइट है। Person with disabilities have the right to participate in the administration of justice on equal basis with others. Just like दूसरों के, उनको भी एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस का राइट यहाँ पर दिया गया है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, यूनाइटेड नेशन ने रिलीज किया है फर्स्ट एवर गाइडलाइंस। 10 प्रिंसिपल्स जो हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं। इसमें पीडब्ल्यूडीज जो है मतलब पीपल विद डिसेबिलिटी, उनको वेरियस राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं। इसमें प्रिंसिपल्स की बात हम करेंगे, बट पहले बात करी जाए क्या यहाँ पे उनको लीगल कैपेसिटी में ये पावर दी गई है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या उनको अप्रोप्रिएट एकोमोडेशन का राइट दिया गया, तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। क्या थर्ड स्टेटमेंट, उनको इक्वल बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस का राइट दिया गया। देखिए देखा जाए तो तीनों ही ऐसी चीजें हैं जो कि उनको मिलनी ही चाहिए, तो काफी कॉमन सेंसिकल तीनों स्टेटमेंट्स थी, आंसर करना आसान था। सी हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या उनको दिया गया है। तो प्रिंसिपल 1 के अंदर आप देख सकते हैं एक्सेस टू जस्टिस दिया गया है, यूनिवर्सली एक्सेबल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जो है वेरियस फैसिलिटीज की बात करी गई है प्रिंसिपल नंबर 2 के अंदर। राइट टू एक्सेस टू लीगल नोटिस एंड इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है उनको। देन साथ में ही सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल सेफगार्ड जो है वो भी दिए गए। तो यहाँ पे स्टेट्स को कुछ चीजें प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है, जैसे कि अकोमोडेशन टू गारंटी ड्यू प्रोसेस उनको देने की बात करी गई है। अफोर्डेबल लीगल असिस्टेंस भी मिलनी चाहिए उनको, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस ये भी हमने बात करी है। देन ये इसके साथ साथ राइट टू रिपोर्ट कंप्लेंट एंड इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स, ये जो है ये भी उनको दिया गया है। साथ में इफेक्टिव एंड रोबस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ये भी जो एक फैसिलिटी है, प्रिविलेज जो है पीडब्ल्यूडीज को दी गई है। एट द सेम टाइम अवेयरनेस रेजिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि जो राइट्स हैं पीडब्ल्यूडी के उनको एड्रेस किया जा सके और इवन उनकी कंप्लेंट्स को भी एड्रेस किया जा सके। ये 10 जो प्रिंसिपल्स हैं ये यूनाइटेड नेशन ने दिए। हमारा आंसर जो था वो क्या था, सी, क्योंकि तीनों ही चीजें प्रिंसिपल्स के अंदर तीनों के बारे में बात करी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। अभी रिसेंटली अल्सरेटिव कोलाइटिस न्यूज में था क्योंकि जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो शिंजो आबे हैं, 65 साल की उनकी एज है, उन्होंने जो है 1 साल पहले ही रिजाइन कर दिया क्योंकि वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। ये पर्टिकुलर डिसीज होती है, इससे वो सफर कर रहे थे। इसके ऊपर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, वन बाय वन देखते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर पहली कहती है इट इज आईबीडी, इट इज एन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज दैट कॉज लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेमेशन। तो एक आईबीडी है जिससे लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सेकेंड, इट अफेक्ट्स द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, कॉलन एंड रेक्टम। तो कॉलन और रेक्टम जो रीजन होते हैं, जो भी हम फोटो में देखने वाले हैं, वहां पर ये इंपैक्ट करती है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो सडनली ही अपीयर हो जाते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर की वजह से ये डिसीज न्यूज में आई है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम साइंस एंड टेक बायोलॉजी वाला सेक्शन लेते हैं तो सिम्टम्स इसके सडनली नहीं आते हैं, सिम्टम्स इसके ग्रेजुअली आते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलप होते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। और यहाँ पे आईबीडी, यस इट इज एन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेमेशन इसके अंदर हो जाती है। और कॉलन और रेक्टम वाला जो रीजन होता है वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा टारगेट उसी ही एरिया को किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा डी। अब एक बार देख लेते हैं इसे। तो ये रेक्टम वाला जो रीजन है,
जहाँ से फीसिस आप पास करते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो सिम्टम्स यूजुअली डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो धीरे धीरे हैं इसके सिम्टम्स जो वो डेवलप होने लगते हैं, और शायद यहाँ पर जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर्स थे उनको जो इसके सिम्टम्स डेवलप हुए धीरे धीरे, वो उनके लिए टॉलरेबल नहीं हो रहे होंगे, इसी वजह से 1 साल पहले उन्हें रिजाइन करना पड़ा। चलिए इसी से मिलती जुलती एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं। पहली कहती है द कोलन्स लाइनिंग डेवलप स्मॉल अल्सर्स विच प्रोड्यूस पस एंड म्यूकस। इसके अंदर क्या होता है, जो अभी हमने कॉलन लाइनिंग देखी थी, जो अभी हम दोबारा से फोटो में देखेंगे, वहां पर क्या होता है, बेसिकली छोटे छोटे अल्सर जो है वो डेवलप हो जाते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर पस और म्यूकस जो है वो भर जाता है। सेकेंड, इट इज अ क्योरेबल डिसीज, इसको क्योर किया जा सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो अगर बात करी जाए तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर छोटे छोटे अल्सर्स जो होते हैं वो पस और म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं कॉलन के अंदर, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे जो कॉलन के अंदर अल्सर्स है वो बन जाते हैं, और जहाँ पे पस और म्यूकस जो है वो भर जाता है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो आपकी ठीक हो जाती है। क्या ये क्यूरेबल है? तो यहाँ पे इट इज़ नॉट क्यूरेबल, इट हैज़ नो नॉन क्योर, अभी तक इसका जो क्योर है वो नहीं मिला है। ट्रीटमेंट कैन ग्रेटली रिड्यूस साइंस एंड सिम्टम्स, को आप कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो क्योर करने की बात है वो अभी तक सामने नहीं आई है। तो इसी वजह से सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन GSTR 2B की बात करता है। पूछा गया GSTR 2B के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर न्यूज़ थी, क्यों थी वो भी देखेंगे। बेसिकली गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क GSTN ने GSTR 2B को लॉन्च किया है रिसेंटली अभी, और बेसिकली जुलाई के महीने में किया था, पिछले महीने। एक ये ऑटो ड्राफ्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है, तो ITC स्टेटमेंट भी कहते हैं इसे, इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, जो कि ऑटो ड्राफ्टेड रहती है। इससे क्या होगा, बेसिकली काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है। कैसे वो देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है GSTR 2B इज एन ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट, ये तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करते हुए बता ही दिया, तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक ही हो जाएगी। सेकंड, इट्स अ स्टैटिक स्टेटमेंट एंड विल बी अवेलेबल फॉर ईच मंथ ऑन द 12th डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ। तो 12वीं तारीख को 12th डे को ऑफ अपकमिंग मंथ ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है अवेलेबल कराई जाएगी। द लॉन्च ऑफ दिस GSTR 2B इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर प्रिपेयरिंग रिटर्न। तो रिटर्न प्रिपेयर करने का जो टाइम लगता था वो अब काफी कम होने वाला है GSTR 2B की सहायता से। सोचिए। चलिए देखिए, GSTR 2B के बारे में जो कहा है, ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट रहेगी। बेसिकली काफी ज्यादा डिटेल्स जो GSTR 2B के अंदर होगी वो ऑटोमेटिकली भरी हुई आएगी, क्योंकि GSTR 1 इसमें बेसिकली सप्लायर्स होते हैं, और GSTR 5 इसमें नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स होते हैं, GSTR 6 जिसमें इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो यहां से जो डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली GSTR 2B से जो रिलेट करता होगा ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिल कर दिया जाएगा। और मान लीजिए कि अगर आपको अपनी रिटर्न भरनी है, उसमें से 10 में से 5 कॉलम पहले ही भरे हुए आ जाते हैं, तो आपको ऑफकोर्स उसे भरने में कम टाइम लगेगा। कुछ इस तरीके की चीज़ें GSTR 2B के थ्रू करी जा रही है, जिसमें ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट रहेगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो लिया होगा स्टेटमेंट वो रहेगा, उसको फिल किया हुआ होगा, तो डेफिनेटली आपको रिटर्न फाइल करने में कम टाइम लगेगा। काफी सारी चीजें पहले से भरी हुई आएंगी, और ये अगले महीने की 12वीं तारीख तक अवेलेबल कराई जाएगी। तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा C। एक बार GSTR 2B को आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो GSTR 1 2A 2 1A 1 इतनी ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना क्वेश्चन इस पे नहीं पूछा जाएगा। GSTN पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, GST के बारे में पूछा जा सकता है, और अगर आप CA हैं, ऑलरेडी आपने CA कर लिया है या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो हो सकता है इंटरव्यू के टाइम पर इन सब चीज़ों के बीच में आपसे डिफरेंस जो है वो पूछ लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो हमारी सब्सक्राइब करी है। प्रीलिम्स के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, तो इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका एक लिंक दिया गया है, वहां पे जाके आप इस पर्टिकुलर सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। कावाकास 2020 के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, काफी दिन से ये न्यूज में था। पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट कावाकास 2020 को लेकर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कंडक्टेड इन रशिया। तो एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसे रशिया में कंडक्ट किया जाता है, हो सकता है। बोथ चाइना एंड इंडिया आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। तो इसके अंदर चाइना और इंडिया दोनों ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सोचिए। चलिए देखिए, इंडिया पहले इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी था, हम करने वाले थे, हमने बेसिकली डिसाइड भी कर लिया था कि कितने ट्रूप्स हमारे जाएंगे। लेकिन अभी हमने अपना नाम जो है इसे वापस ले लिया, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और चाइना के साथ आप जानते हैं कि हमारा जो अभी कॉन्फ्लिक्ट है बॉर्डर को लेकर वो चल रहा है। चाइना बीच बीच में जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उसको एस्केलेट करता रहता है। इसी वजह से उनको रिजेक्ट करने के लिए हम इस एक्सरसाइज के अंदर नहीं जा रहे हैं, जो कि रशिया के अंदर ऑर्गेनाइज करी जाती है।
तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट ठीक है। इसे कॉकसस 2020 के तौर पे भी जाना जाता है। तो कॉकस 2020 हो, कॉकसस 2020 हो, आपको पता होना चाहिए कि एक ही एक्सरसाइज के नाम की बात हो रही है। ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके अंदर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। कौन पार्टिसिपेट करेगा? रशिया करेगा, चाइना करेगा, पाकिस्तान करेगा, बट वी आर नॉट गोइंग देयर। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। चलते हैं कुछ और चीज़ें देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसके अंदर बात करी जाए तो इंडिया जो था 150 इंडियन आर्मी ट्रूप्स को, और अगर एयरफोर्स से बात करें तो 45 पर्सनल हमारे जाने वाले थे, लेकिन फिर हमने इसको रोल बैक कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर हम इंडिया और रशिया की बात करें तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं या फिर कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइज करे जाते हैं? कि इंदिरा दोनों के बीच में होती है, देन TSC NTR, सूर्य शक्ति। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, इंडिया मिलिट्री डिप्लोमेसी अगर रशिया से देखें तो 2003 में स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे इंदिरा करके जो एक्सरसाइज थी वो हमने स्टार्ट करी थी। एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज थी, वो दोनों नेवीज के बीच में। तो इंदिरा जो थी, एक साइड पे रशियन नेवी होती थी और एक साइड पे इंडियन नेवी, और इंदिरा को कंडक्ट किया जाता था। साथ में एक और एक्सरसाइज थी TSC NTR, 2019 में इसे शुरुआत करी गई थी। एक्सरसाइज जो ये थी, इट वॉज अ पार्ट ऑफ रशियन आर्म्ड फोर्सेज एनुअल ट्रेनिंग साइकिल। तो ये पर्टिकुलरली उनको लेकर थी, रशिया की एनुअल ट्रेनिंग साइकिल का ये पार्ट था जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता था, ठीक है। तो ये दो तो हो गए सही। सूर्य शक्ति जो है वो नहीं, वो इंडिया और रशिया के बीच में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि पहली जो दो हैं वो एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में करी जाती है, चाहे वो इंदिरा हो या फिर टी सेंटर हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ PWD? अभी हमने UN के 10 प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया था। अब पीपल विद डिसेबिलिटी को लेकर जो कन्वेंशन है उसके ऊपर दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहली कहती है कि UN की जो कन्वेंशन है किसके ऊपर? राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसको 2006 में अडॉप्ट किया गया था, हो सकता है। इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड दिस कन्वेंशन सो फार, अभी तक इंडिया ने इसे साइन नहीं किया है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, UN कन्वेंशन की बात करें, पीपल विद डिसेबिलिटी, ये 2006 में अडॉप्ट करी गई थी, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर PWD जो है उनके लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इंपेयरमेंट्स को लेकर ध्यान दिया जाता है। तो बेसिकली एक ओवरऑल डेवलपमेंट की उनकी बात करी जाती है, और फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो वेरियस सोसाइटीज ने इसके अंदर दिखाया। काफी सारी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था। इवन इंडिया ने भी 2006 में जब ये आई थी, नेक्स्ट ईयर ही 2007 में इसको रेटिफाई करके ज्वाइन कर लिया था। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया इस कन्वेंशन का पार्ट नहीं है। इसके अंदर PWDs का काफी ध्यान रखा जाता है, मेंटल, इंटेलेक्चुअल उनकी कैपेबिलिटीज का, और इवन फिजिकल कैपेबिलिटीज का भी इसके अंदर ध्यान रखा जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि इंडिया भी इसका मेंबर है। अगर हम बात करें इंडिया लेवल पे 2.4% मेल्स आर डिसेबल एंड 2% ऑफ फीमेल्स जो है सभी एज ग्रुप्स की वो डिसेबल है। एज पर स्टेट्स की बात करें UN की, तो 15% पीपल अराउंड द वर्ल्ड जो है, अराउंड 1 बिलियन पीपल को एस्टिमेट किया गया जो कि किसी न किसी तरीके की डिसेबिलिटी को फेस करते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है दे आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइनॉरिटी, दुनिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है। देखिए, हम रिलीजियस बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे और बाकी दूसरे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे माइनॉरिटीज को डिफाइन करते हैं और डिसेबल्स को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर डिसेबिलिटी के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये फैक्ट्स जो हैं वो लिखने पड़ेंगे, और साथ में आपको ये लाइन भी लिखनी पड़ेगी दैट दे आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट नेग्लेक्टेड माइनॉरिटी, कि दुनिया की सबसे बड़ी संख्या उन्हीं की है अगर माइनॉरिटीज की बात करते हैं, और सबसे ज्यादा उनको इग्नोर किया जाता है। तो ये सब चीजें आपने मेंस आंसर में भी लिखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। अगर हम पीपल विद डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो एक DPSP है जो इनके बारे में बात करता है। कौन सा वो DPSP पूछा गया? मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक सब्जेक्ट जो है वो करंट से रिलेट करते हैं। PWD की अगर करंट अफेयर्स में बात करी गई है तो DPSP जो कि एक पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 40 है, 41, अनुच्छेद 42 है या अनुच्छेद 43 है, सोचिए। चलिए देखिए, आर्टिकल 41 बी इज द करेक्ट आंसर। ये बात करता है, ये बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो यहाँ पे जस्टिसेबल नहीं होते हैं, लेकिन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि DPSPs को वो पूरा करें। तो स्टेट शैल मेक इफेक्टिव प्रोविजन, किस चीज के लिए? ताकि राइट टू वर्क दिया जा सके, किसको? PWDs को। एजुकेशन अच्छी दी जा सके, पब्लिक असिस्टेंस दी जा सके उनको। किन किन लोगों को कवर किया गया इसके अंदर? इनके अंदर ओल्ड लोगों को, सिक, किसी न किसी सिकनेस से जो सफर कर रहे होते हैं, और साथ में डिसेबल, ठीक है। तो इन सब लोगों को जो है वो काम देने की बात करी गई है, अच्छी एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस देने की बात करी गई है, जो कि आर्टिकल 41 DPSP के अंदर बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो यहाँ पे राइट टू वर्क हो, एजुकेशन हो, पब्लिक असिस्टेंस हो, इन सर्टेन केसेस में देने की बात करी गई है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि PM यशस्वी स्कीम के बारे में है। पूछा गया कि PM यशस्वी स्कीम जो है ये किससे रिलेट करती है? क्या ये फार्मा से रिलेट करती है,
विमेन से रिलेट करती है, स्टार्टअप से रिलेट करती है, या फिर स्टूडेंट से रिलेट करती है? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इस स्कीम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, यशस्वी स्कीम जो है बेसिकली एक न्यू नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम है। इसका प्रपोजल बेसिकली रखा गया पीएम यशस्वी। यशस्वी की फुल फॉर्म है यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। तो ये इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। बेसिकली होगा क्या इसके अंदर, जैसे ओबीसी स्टूडेंट्स हैं, एससी स्टूडेंट्स हैं, डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब, बेसिकली ट्राइबल स्टूडेंट्स जो हैं, उनको उसके अंदर जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे उनको स्कॉलरशिप देने की बात करी गई है। इवन इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे बेसिकली वीकर सेक्शन की बात करी जा रही है, उनको स्कॉलरशिप लेवल पे एक स्कीम स्टार्ट करी जाए नेशनल लेवल पे, वो उनको हेल्प करेगी ताकि ड्रॉप आउट जो है वो काफ़ी हद तक रोके जा सके। तो यहाँ पे आंसर तो हमारा हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। पीएम यशस्वी के अंदर अराउंड 85 लाख स्टूडेंट्स जो हैं उनको अवार्ड करी जाएगी स्कॉलरशिप। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है वो बेसिकली इस काम को लेगी, पीएम यशस्वी, विच विल सिलेक्ट स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के बेसिस पे स्टूडेंट्स जो वीकर सेक्शन से आते हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। स्कॉलरशिप का अमाउंट जो होगा उसमें ट्यूशन फीस, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें कवर करी जाएंगी और यहाँ पे स्टूडेंट के बैंक अकाउंट के अंदर भी पैसा डाला जाएगा। पीएम यशस्वी इज बीइंग लिंक्ड विद नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन टू अनलॉक द पोटेंशियल। किस तरीके से, तो जो सीनियर सिटीजन है, जो काफ़ी एजुकेटेड है, उनको भी कहा जाएगा कि आप भी इन स्टूडेंट्स को, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, आप आके पढ़ाएं, क्योंकि आपकी जो डायरेक्शन होगी, आपकी जो सीख होगी, उससे ये स्टूडेंट्स काफ़ी आगे जा सकते हैं। दे मे बी पेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और मे ऑप्ट फॉर वर्क एज वॉलंटियर्स फॉर दिस एज अदर सोशल कॉजेज। ध्यान रखिएगा। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और अभी 2 मिनट के अंदर हम रिवाइज करेंगे। फिर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है और लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका किसने करेक्ट आंसर किया है वो विनर ऑफ द डे को भी हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करी थी एटिकोपा का टॉय से। तो स्मॉल विलेज कहाँ पे था? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो ऑलरेडी दिया जा चुका है। सॉफ्ट वुड के ये टॉयज बनाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। इसको हमने किसके साथ जोड़ा था? इसको हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ जोड़ा था और साथ में जो हमारे टॉयज के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं उसके साथ भी इसको जोड़ के हमने देखा था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अराउंड 7 लाख करोड़ की पूरी इंडस्ट्री है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से भी। नेक्स्ट हमने देखा था जस्टिस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। तो हमने 10 इसके प्रिंसिपल्स जो थे वो करे थे, जो कि यूनाइटेड नेशन ने अपनी गाइडलाइंस के अंदर दिए हैं, ध्यान रखिएगा। फिर हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में देखा था, शिंजो आबे के बारे में डिस्कस किया था। कॉलन की ये प्रॉब्लम है, बेसिकली इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है और इसके जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे आते हैं, धीरे धीरे डेवलप होते हैं और जो अल्सर्स है वो डेवलप हो जाता है आपके कॉलन रीजन के अंदर और रेक्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। कॉलन्स लाइनिंग जो है वहाँ पर पस और म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस होने लगती है और क्योर अभी तक इसकी नहीं मिली है, लेकिन जो इसके सिम्टम्स हैं उसको कम किया जा सकता है। फिर हमने इसके बाद देखा था जीएसटीआर 2B के बारे में। काफ़ी ज़्यादा जो फॉर्म होगा वो सेल्फ जनरेटेड होगा, तो ऑटो ड्राफ्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होगी, बेसिकली भरने के लिए आसानी रहेगी। जो यहाँ पे बिजनेसमैन होंगे और नेक्स्ट मंथ की 12 तारीख को ये जनरेट हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने बात करी थी कावाकास 2020 के बारे में। यहाँ पे इंडिया जो है नहीं जा रहा है, चाइना पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेंगे, रशिया की ये एक्सरसाइज है और यहाँ पे हम अराउंड सोच रहे थे 150 आर्म्ड पर्सनल को भेजेंगे, 46 के आसपास हमारे जो एयरफोर्स हैं पर्सनल वो जाएंगे, लेकिन अभी ये सब कैंसिल कर दिया गया है। इंडिया रशिया के बीच में इंदिरा जो थी वो काफ़ी पहले ही स्टार्ट कर दी गई थी। फिर TSNTR जो थी उसमें भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 2019 में और इंदिरा में तो 2003 से ही हम पार्टिसिपेट करते आ रहे थे। तो ये सब एक्सरसाइजेज दोनों कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट करी जाती हैं। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था राइट्स ऑफ PWD के बारे में। यूएन कन्वेंशन 2006 में आई थी और इंडिया ने 2007 में ही इसे ज्वाइन कर लिया था। इसमें बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करती है पीपल विद डिसेबिलिटी को लेकर। तो हमने यहाँ पे कुछ डेटा भी दिया था। वर्ड्स लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, ये मेंस के क्वेश्चन में आपको जरूर लिखना है। इंडिया का जो डेटा है वो भी मैंने आपको बताया था और वर्ल्ड में 15% इसका डेटा है। PWD से रिलेटेड हमने DPSP के बारे में देखा था। आर्टिकल 41 जो है वो ओल्ड सिक डिसेबल्स की बात करता है कि उनको किस तरीके से एजुकेशन देनी है, पब्लिक असिस्टेंस देनी है और साथ में स्टेट का ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको राइट टू वर्क भी प्रोवाइड कराया जाए। फिर इसके बाद हमने लास्ट क्वेश्चन में पीएम यशस्वी स्कीम के बारे में देखा था। ये बेसिकली स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने के लिए जो वीकर सेक्शन से आते हैं, जिसमें OBC है, SC है, ST है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है। मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी। पीएम क्या था? पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर 85 लाख के आसपास स्टूडेंट्स जो हैं वो कवर किए जाएंगे। जो इसके अंदर सीनियर सिटीजन होते हैं वो भी अपनी जो सीख होती है, अपनी लर्निंग्स जो होती हैं वो भी एजुकेट करेंगे स्टूडेंट्स को, जो कि आपके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं, बैकवर्ड सेक्शन से आते हैं। और यहाँ पर उनको
बेसिकली आगे बढ़ने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो है ये नेशनल लेवल पे अगर ये स्कीम आ जाती है जो प्रपोज करी गई है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। कमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा जो कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, इनायत खान। हु इज इनायत खान? इनायत खान के बारे में हमने डिस्कस किया था, एक पर्टिकुलर इवेंट इससे रिलेटेड था। एक लाइन में मुझे बताइएगा इनायत खान न्यूज़ में क्यों थी। फिर हमने लास्ट टाइम जो दर्शक ऐप के बारे में पूछा था तो शिव सिंह ने एक इसका आंसर जो है वो करेक्टली किया है। तो आप हमें netmockprep@gmail.com पे शिव बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए वो इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए। यहाँ पे अगर 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर किया है तो 24 आवर्स के अंदर इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा दोबारा, ताकि एग्जाम में भूले नहीं कभी इसको। लेस देन 6 अगर आपने स्कोर किया तो हाफ एन आवर 1 घंटे के बाद इसको वेट करके दोबारा से इसे रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में ही एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। टेलीग्राम पे जो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें इसकी PDF जो है वो शेयर कर दी जाएगी, वहाँ पे आप इसकी PDF को ले सकते हैं और साथ में ही जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे टेलीग्राम के थ्रू ही पूछ सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है, अदरवाइज क्या है नोटिफिकेशंस जो होंगे वो आपके मिस होते रहेंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो टाइम टू टाइम नहीं हो पाएगी जो एक स्टिपुलेटेड टाइम में होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ नाइस डे।